हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 यानी कि बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट न्यू वैकेंसी 2025 के लिए देखिए अभी रिसेंटली कार्यालय परिचारी का 16 अगस्त 2025 को पेपर लिया गया है। तो बिल्कुल ये रिसेंट एग्ज़ाम लिया गया है। देख लीजिए आप सभी लोग कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज की इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी 2025 के लिए यानी कि बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट न्यू वैकेंसी 2025 के लिए अभी रिसेंटली 16 अगस्त 2025 को ऑफिस अटेंडेंट का यानी कि कार्यालय परिचारी का विधान परिषद का एग्ज़ाम लिया गया है। तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न जो है ऑफिस अटेंडेंट के एग्ज़ाम में, कार्यालय परिचारी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक में जो है मैथ के प्रश्न है और मैं इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 से फ्रेंड्स जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 16 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक में जो है मैथ के प्रश्न है। चलिए देखिए, पढ़िएगा प्रश्न कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। अच्छा प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न जो है आपके भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो एक नज़र आप लोग देख लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत जो हुई थी ये 1930 में हुई थी और इस खेल का पहला संस्करण जो है हैमिल्टन कनाडा में, याद रखिएगा कहाँ पर, तो हैमिल्टन कनाडा में, यहाँ मैं लिख देता हूँ हैमिल्टन कनाडा में जो है ये आयोजित किया गया था 1930 में, पहला संस्करण। ठीक है, और उस समय ये जो खेल था इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार 1934 में जो है भाग लिया था। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, भारत ने कब भाग लिया था तो 1934 में। और भारत ने 2010 में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किया था, नई दिल्ली में हुआ था 2010 में। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कब हुआ था 1930 में पहला, कहाँ पर, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भारत ने कब भाग लिया था पहली बार तो 1934 में। भारत में कब कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया गया था तो 2010 में। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि महावीर का जन्म स्थान था। महावीर का जन्म स्थान, तो देखिए वर्धमान महावीर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इनका जन्म जो है बिहार के वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम क्या था तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से क्रम के तीर्थंकर थे तो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार के पावापुरी में इनका निधन हुआ था, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था तो सिंह जो था, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था वर्धमान महावीर का। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, और इससे पहले मैंने आपको बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है, साथ ही साथ 2 पेपर और है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको उपलब्ध करवा दूंगा। देखिए अगला प्रश्न है कि अवंती राज्य की राजधानी थी। अच्छा, आपको याद होगा कि टोटल 16 महाजनपद थे। कितने, 16 महाजनपद। अच्छा, इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। तो याद रखिएगा आप, अगर पूछा जाएगा कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है तो अंगुत्तर निकाय, किस जैन ग्रंथ से तो भगवती सूत्र, दोनों ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो 16 महाजनपद थे इनमें सबसे शक्तिशाली जो था ये मगध महाजनपद था। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये गिरिब्रज थी। कहाँ पर, गिरिब्रज या राजगृह, दोनों याद रखिएगा, गिरिब्रज
या राजगृह, दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार में 3 महाजनपद थे, एक मगध जिसकी राजधानी मैंने बताया गिरिब्रज या राजगृह, दूसरा अंग की राजधानी चंपा थी, और एक वज्जी था, वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। यहाँ पर अवंती पूछा गया है, तो अवंती की राजधानी जो है ये उज्जैन थी, या कभी कभी इस तरह से आपको उज्जैनी भी लिखा मिल जाएगा, उज्जैनी भी, तो आप दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था। तो अशोक ने जो है, आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि लगभग 261 ईसा पूर्व में, लगभग 261 ईसा पूर्व में जो है इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग जो है वर्तमान में भारत के उड़ीसा राज्य का हिस्सा है, ठीक है। और देखिएगा ये जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। ये भी पूछा जाता है कि किस शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो ये 13वें शिलालेख में, तो आप इसे भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है। बताइए, भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है। तो देखिए बराक जो है ना, अभी आपने बराक 8 पढ़ा होगा, ठीक है ना, बराक 8 जो है ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और देखिए ये खरीदा गया है कहाँ से, तो इजराइल से, इजराइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से देखिए किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है, बृहत्तम विश्व की पशुधन समष्टि है किस देश में। तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा, ठीक है ना, प्यारा भारत हो जाएगा अपना। अच्छा, एक रिसेंटली करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जा रहा था कि डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने पशुधन पर कार्बन टैक्स लागू किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला देश कौन है जिसने पशुधन पर कार्बन टैक्स लागू किया है। तो याद रखिएगा ये डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क है। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स उसको ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, और पूरा प्रीवियस ईयर मैं करा दूंगा। साथ ही साथ देखिए जो आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है ना, आप टेंशन फ्री रहिए, पूरा मैं तैयारी आपको करवा दूंगा, ठीक है। जैसे ही ये बीपीएससी का 71वीं बीपीएससी का एग्जाम समाप्त हो रहा है, मैं आपको रेगुलर क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक है बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2026 के लिए, और बेस्ट बुक है, टू द पॉइंट, इसमें सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इस बुक की खासियत मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए विषय सूची में आप देखेंगे तो देखिए 2 प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाता है। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2024 19 सितंबर का क्वेश्चन पेपर, और देखिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 15 सितंबर 2024 का पेपर। और साथ ही साथ देखिए इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। और इस बुक में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का 19 सितंबर का, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो लाजवाब दिया गया है। पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया गया है। और इस प्रकार से अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये दूसरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए जो आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें भी इसी प्रकार का ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इस बुक को आप परचेज कर लीजिए, और इस बुक के माध्यम से फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद, ध्यान से पढ़िए, भारतीय भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेजेस की बात हो रही है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है भारतीय भाषाओं में, उसके बाद बोली जाती है बंगाली। कौन सी भाषा, बंगाली। अच्छा, अभी आपने पढ़ा ही होगा कि अब देखिएगा बात करते हैं तो भारत में क्लासिकल लैंग्वेज जो है, शास्त्रीय भाषाएं, उनकी संख्या अब बढ़ करके 11 हो गई है। क्यों, क्योंकि 2024 में आपको याद होगा कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इस प्रकार से अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, आपको याद होगा। और देखिए इनके द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित किया गया था इसका नाम है अल हिलाल। अल हिलाल और एक और पत्रिका है अल बलग। अल बलग भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अल बलग पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसमें अगर हम कॉमरेड की बात करते हैं तो कॉमरेड जो है ये मोहम्मद अली जीना की है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए द इंडियन सोशलिस्ट, तो देखिए द इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र किसने शुरू किया था तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अगर पूछा जाएगा किसने शुरू किया था तो याद रखना है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कॉमरेड मोहम्मद अली जीना, और देखिए ये अल हिलाल जो है इसका प्रकाशन किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है तो ये होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव। चलिए फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। देखिए दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था तो आपको याद रखना है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर तो ये बम्बई में किया गया था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, आजकल दूसरा भी पूछा जा रहा है, तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था फ्रेंड्स ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो आप साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में, ठीक है, WC बनर्जी की अध्यक्षता में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है। ओंकारेश्वर परियोजना, अच्छा देखिए ये ओंकारेश्वर परियोजना जो है यह परियोजना नर्मदा नदी घाटी का विकास परियोजना का एक हिस्सा है, ठीक है ना। और देखिए ओंकारेश्वर परियोजना मुख्य रूप से नर्मदा नदी पर बनी एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर शहर के पास स्थित है। तो यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा और जगह भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अंग्रेजी में इसको BSF बोला जाता है। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो 1 दिसंबर के दिन जो है जो BSF अपना स्थापना दिवस मनाता है, 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, ठीक है। अच्छा, ITBP का पूछेगा, ITBP का, तो ITBP की स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी 1962 में। अच्छा, SSB की स्थापना कब हुई थी। SSB की स्थापना 1963 में हुई थी, 1963 में। अच्छा, CISF की स्थापना कब हुई थी तो 1969 में CISF की स्थापना हुई थी। अच्छा, अगर आपसे CRPF का पूछा जाता है, CRPF, तो CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी, 1939 में हुई थी। और उस समय इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जाना जाता था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स कहा जाता था। बाद में 1949 में जो है 1949 में इसका नाम CRPF किया गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, 1965 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा गया है LIC की स्थापना, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी LIC की ये 1956 में हुई थी। कब हुई थी 1956 में, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है ये। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार, देखिए एक पुलित्जर है और एक प्रित्जकर पुरस्कार है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये प्रित्जकर पुरस्कार जो है ना ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। और पुलित्जर जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुलित्जर कब दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। कब हुई थी 1917 में। प्रित्जकर दिया जाता है वास्तुकला के यानी कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, एबल पुरस्कार है एक, एबल पुरस्कार, इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये गणित के फील्ड में जो योगदान करते हैं उनको प्रदान किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है।
राधा मोहन कप का संबंध। तो देखिए राधा मोहन कप का संबंध जो है ये पोलो से है। अच्छा, पोलो से संबंधित एक और कप है, कौन सा? तो एजरा कप है। एजरा कप का संबंध भी किससे है? पोलो से ही है। और राधा मोहन कप का भी संबंध पोलो से ही है। अच्छा, एक वाकर कप है। वाकर कप जो है ये किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है, वाकर कप। तो वाकर कप भी पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन, तो आपको याद होगा कि 1853 में जो है बम्बई से ठाणे के बीच में, बम्बई से ठाणे के बीच में, यहाँ मैं लिखता हूँ, बम्बई से ठाणे के बीच में जो है पहली बार रेल चलाई गई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ये रेलवे लाइन बिछाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ऊंचावत से दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? ऊंचावत से दिखाने का, तो फ्रेंड्स ये आपका समोच्च रेखा है। अंग्रेजी में इसको कंटूर्स लाइन बोलते हैं, कंटूर्स रेखा बोला जाता है, कंटूर्स रेखा। तो कंटूर्स भी याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र, नाम क्या है इसका? मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा मणिकरण बिजली संयंत्र की बात करते हैं, तो ये मणिकरण बिजली संयंत्र यानी कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा बिजली संयंत्र जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है। किस जिला में? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है, कुल्लू जिला में ये स्थित है। और ये पार्वती नदी के पास पर्वतीय घाटी में स्थित है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जीवाश्म जो है ये आग्नेय चट्टान में नहीं पाया जाता। आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है ये लावा से होता है। ज्वालामुखी के बाद जो लावा निकलता है, जो पिघला हुआ द्रव्य निकलता है, उसी से होता है। जब उस इतना गर्म जो होता है, इसी कारण उसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म जल जाते हैं। तो जीवाश्म नहीं पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। किस में? आग्नेय चट्टान में। अच्छा, आग्नेय चट्टान के अब इसमें क्या किया गया है? उदाहरण दे दिया गया है। तो आपको याद रखना आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो जैसे ही मैं आपको बताऊंगा ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, वैसे ही आप फटाक से ऑप्शन बी पर क्लिक कर दीजिएगा, ग्रेनाइट। अच्छा, हो सकता है ग्रेनाइट ने दे करके बेसाल्ट दे देता, तो बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। ठीक है, उसके बाद ग्रेबो दे देता, ग्रेबो भी आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। ठीक है ना, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, कम से कम ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत अवस्थित है? ओजोन परत जो आपका पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है, ठीक है ना, तो ये ओजोन परत जो है ये पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है ना, समताप मंडल में, समताप मंडल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाया जाता है। वायुयान को उड़ाने के लिए, एरोप्लेन को उड़ाने के लिए सबसे आदर्श दशाएं जो हैं इसी समताप मंडल में पाई जाती हैं। अच्छा, जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे कि बारिश होता है, आंधी तूफान आता है, बिजली वगैरह चमकता है, ये सब क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम अधिग्रहित किया गया था? कौन सा किला शिवाजी के द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा अधिग्रहित किया गया था? तो देखिए शिवाजी के द्वारा सर्वप्रथम अधिग्रहित किया गया किला जो है ये तोरणा किला है, तोरण किला हो जाएगा। और इसको प्रचंडगढ़ किला भी कहा जाता है। तो कभी कभी अगर प्रचंडगढ़ दे देगा तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जिस पर इन्होंने जो है मात्र 16 वर्ष की उम्र में 1646 में जो है कब्जा किया था। और यह किला पूना में पड़ता है, पूना जिला में स्थित है। और यह मराठा साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो ये तोरण किला जो है, तोरण फोर्ट याद रखिएगा, तोरण फोर्ट, FORT। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है किसे कहा जाता है? सारा का सारा प्रश्न हूबहू लुसेंट से है। ठीक है ना, लुसेंट आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से मेरा विश्वास मानिए ये बिहार SSC कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 जो आई हुई है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद देखिए किसने सन्यासी विद्रोह को अपने लेखन द्वारा प्रसिद्ध किया था? अच्छा, एक सन्यासी विद्रोह है और एक नील विद्रोह पूछा जाता है। ठीक है ना, तो दोनों ध्यान रखिएगा। देखिए सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र जो है आपने पढ़ा होगा
कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंदमठ उपन्यास है उसी में है, तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। अच्छा, नील विद्रोह की बात करते हैं तो नील विद्रोह को दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में, ठीक है ना, नील दर्पण यहाँ मैं लिखता हूँ, दीनबंधु मित्र की है ये नील दर्पण, इसी के माध्यम से इन्होंने प्रसिद्ध किया था नील विद्रोह को। और सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी, किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, बताइए हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-त्सांग आया था, ठीक है। अच्छा, फाहियान आया था किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अच्छा, एक मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज किसके समय में आया था, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, याद रखिएगा इंडिका। और मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ह्वेन-त्सांग आया था हर्षवर्धन के समय में, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। फाहियान, ह्वेन-त्सांग और ईत्सिंग ये तीनों चीनी यात्री हैं। तारानाथ जो था ये तिब्बत का यात्री था। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद पूछा गया कि बंग भंग के बाद, ठीक है ना, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा देखिए, बंगाल विभाजन जो है हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था कब, 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद क्या हुआ था, 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने का घोषणा किया गया था इसी बंग भंग के विरोध में। और देखिए बंगाल विभाजन को लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो बंग भंग ये आपका स्वदेशी आंदोलन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो 1942 में, और सविनय आंदोलन 1930 में, ठीक है, और ये 1905 में बंग भंग आंदोलन। क्लियर, चलिए और स्वदेशी आंदोलन देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी। अच्छा, यहाँ पर शब्द लगा हुआ है प्रथम भारतीय, अगर सिर्फ भारतीय ना रहता इस तरह से रहता प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। याद हो गया। अब भारतीय महिला पूछा गया है, प्रथम भारतीय महिला, तो ये सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, कानपुर अधिवेशन की, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो ये कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के आखिरी गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में जो है पटना में हुआ था, तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, अष्टाध्यायी को लिखा है किसने, तो फ्रेंड्स ये पाणिनि ने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण की यह पुस्तक है अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है, मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है, तो ये अपना प्यारा भारत है, सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुनिया में मातृभाषा के रूप में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए वैसे तो दुनिया में अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये अंग्रेजी है, बट यहाँ पर देखिए मातृभाषा लिखा गया है, तो दुनिया में मातृभाषा के रूप में सबसे ज़्यादा बोली जाती है मैंडारिन लैंग्वेज, चीनी भाषा है ये मैंडारिन, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से हेमेटाइट जो है और लिमोनाइट जो है, हेमेटाइट और लिमोनाइट ये आपका लोहा का अयस्क है, तो ये तो पता चल गया ये धात्विक खनिज है, लोहा धातु है। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, बट जिप्सम जो है ये धात्विक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिप्सम, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम दिया गया है। कालानुक्रम का मतलब बिल्कुल क्रम से, सबसे पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो अगर हम बात करते हैं तो शंकराचार्य सबसे पहले थे, तो शंकराचार्य यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर दिया गया, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हट जाएगा। तो शंकराचार्य सबसे पहले थे, उनके बाद रामानुजाचार्य आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो रामानुजाचार्य और चैतन्य ये क्रम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति यहाँ पर दिया गया है किस चट्टान से होती है, बताइएगा। कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस
चट्टान से होती है। और ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं आग्नेय और अवसादी दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा आग्नेय प्लस अवसादी, कायांतरित चट्टान। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कायांतरित चट्टान की उत्पत्ति। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद नहीं, अच्छा विधान परिषद की बात करते हैं तो वर्तमान में ये 6 राज्यों में है। इन 6 राज्यों का नाम जरूर आपको याद रखना है। सबसे पहले तो अपना बिहार राज्य हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना, उसके बाद चलिए आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद तेलंगाना हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, और फिर आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है ना, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना याद रखिएगा। झारखंड यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर बात करते हैं बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में 75 है विधान परिषद सीटों की संख्या। ठीक है ना, उसके बाद देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये पूछा गया है। तो वर्तमान में अगर बात करते हैं 2025 में अभी के डेट में, ठीक है ना, तो अभी श्री ज्ञानेश कुमार है, और ये भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आप चाहें तो क्रम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है आयु की सहमति अधिनियम। ठीक है ना, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो फ्रेंड्स ये 1891 में पारित किया गया था। 1891 में, 1891 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र किसको सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को। लोकसभा का स्पीकर जो है, लोकसभा का अध्यक्ष, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि शेरे पंजाब के नाम से जो है इनमें से कौन मशहूर है, शेरे पंजाब। अच्छा शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अच्छा बिहार केसरी किसको कहा जाता है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। बिहार विभूति किसको कहा जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लोकनायक किसको कहा जाता है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकमान्य किसको कहा जाता है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कितने प्रतिनिधियों ने, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। ठीक है ना, और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, किसने कहा था, तो अभी मैंने बताया है ये कहा था किसने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन के समय ये नारा दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। ठीक है ना, तो देखिए 56 से लेकर के 85 तक में रीजनिंग के प्रश्न हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा सक्सेस केंद्रा क्विज। सक्सेस केंद्रा तो आपको याद ही होगा, सक्सेस केंद्रा क्विज। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप जुड़ जाइए जा करके। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन पर। बिल्कुल हूबहू वही पैटर्न है जो आपका बिहार SSC कार्यालय परिचारिका एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका 86 नंबर क्वेश्चन हो रहा है स्टार्ट। ये साइंस का सेक्शन यहाँ से हो रहा है। कह रहा है कि आलू है एक, आलू क्या है बताना आपसे, मूल, फल, कंद, सल का कंद क्या है, तो आलू जो है ये कंद है, एक कंद है और एक प्रकंद होता है। ठीक है ना, तो प्रकंद में अगर अदरक पूछेगा क्या है, तो अदरक याद रखिएगा प्रकंद है। और प्रकंद में जो है अदरक में आपको पता है कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, बताइएगा प्रोटोजुआ के द्वारा। तो देखिए मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सब आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपने पढ़ा होगा सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। और लीवर से ही जो है पित्त रस स्रावित होता है, पित्त रस लीवर से ही स्रावित होता है। ठीक है ना, आपको याद होगा। और देखिए सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो ये चर्म हो जाएगा, चमड़ा जो है सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि हास्य गैस इसमें से कौन सा है? हास्य गैस, लाफिंग गैस जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2O2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और ये आप देख सकते हैं, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड दिया गया ना, ये हास्य गैस का फॉर्मूला है, और ये ग्रीन हाउस गैस होता है, ये ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस भी है, इसमें से ध्यान रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। 91 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता। तो पावर ऑफ लेंस जो है ये हमेशा डायोप्टर में मापा जाता है। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। f क्या है? फोकस दूरी होता है। ठीक है ना, डायोप्टर में मापा जाता है, ध्यान रखना है, डायोप्टर में, D से डिनोट किया जाता है। चलिए मायोपिया किस अंग का दोष है? अब देखिए मायोपिया जो है इसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, ये मायोपिया को कहा जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को। तो आपको पता है कि निकट और दीर्घ दृष्टि दोष ये नेत्र से संबंधित है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मायोपिया के लिए अवतल और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपका हरित लवक में, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, ऊष्मा की इकाई यहाँ पर पूछा गया नहीं है। तो देखिए ऊष्मा की इकाई कैलोरी भी हो जाएगा, किलो कैलोरी भी हो जाएगा, किलो जूल भी हो जाएगा, बट वाट जो है ना, वाट ये पावर का यूनिट है, पावर का, यानी कि शक्ति का इकाई है वाट। वाट जो है ये शक्ति का इकाई है, ये आपका ऊष्मा का नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? आपने नवीकरणीय और अनवीकरणीय पढ़ा होगा। अनवीकरणीय को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, और नवीकरणीय को गैर परंपरागत कहा जाता है। तो इसमें से देखिएगा सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा मतलब हाइडल एनर्जी जो है, पवन ऊर्जा जो है, ये सब आपके नवीकरणीय हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? ये पूरा लूसेंट में दिया गया है। ठीक है ना, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बताइए? तो इनको हेलोफाइट कहा जाता है। ठीक है ना, जीरोफाइट जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं जहाँ कम नमी होती है। ठीक है, ये जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है, बताइए? पादप हार्मोन, देखिए पादप हार्मोन एक तो आपने एब्सिसिक एसिड पढ़ा होगा, ठीक है ना, पादप हार्मोन है। उसके बाद आपने जो है जिब्रेलिन पढ़ा होगा, जिब्रेलिन, यहाँ मैं लिखता हूँ जिब्रेलिन, ठीक है ना। उसके बाद आपने एथिलीन पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपका फल के पकाने में सहायक होता है। एक आपने फ्लोरोजेंस पढ़ा होगा जो फूलों की खिलाने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। और एक यहाँ पर साइटोकाइनिन होगा, ये जो है आपका कोशिका विभाजन में पादपों में मदद करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस को जो है इसको कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा नियंत्रित करता है? यहाँ मुद्रा मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये कट गया है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा नियंत्रित करता है? तो ये आपका जो अनुमस्तिष्क का भाग है, मतलब पश्च मस्तिष्क का भाग है, अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है ये, ठीक है ना, अनुमस्तिष्क यही करता है। चलिए उसके बाद देखिए, और ताप जो है, भूख प्यास ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। देखिए गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो देखिए गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है इसको कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, अंग्रेजी में नेफ्रॉन कहा जाता है, विकाणु हो जाएगा, ठीक है ना, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को। क्लियर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये पूरा 100 क्वेश्चन हो गया, और इसी प्रकार से आपके भी पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा BSSC कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 में। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।